प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर, अब्दुल्ला, मंसूर, पसमानदा, डेमोक्रेसी। सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमांदा डेमोक्रेसी से और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत से बात करने जा रहे हैं, जिनका नाम है उस्मान हलाल खोर। हलाल खोर उनकी जाति का नाम है, जिसको हम आम भाषा में भंगी समाज या भंगी जाति जानते हैं। तो मुसलमानों में जो स्वीपर समाज है, उसको हलाल खोर कहते हैं। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि उस ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब ने अपने नाम के आगे वाल्मीकि लगा के एक क्रांति की थी, उसी तरह उस्मान हलाल खोर ने भी अपने नाम के आगे हलालखोर जाति एक क्रांति की है मुस्लिम समाज के भीतर। मुस्लिम समाज में जाति व्यवस्था पे जब बात करो तो उन जातियों को इनविजिबल कर दिया जाता है जो समाज सबसे कम, सबसे हाशिए पर है। अंसारी, राइन, कुरैशी, ये पसमादा होते हुए भी इनकी संख्या ठीक है, थोड़ा पैसे में भी ठीक है, तो ये लोग अ, वो दिख जाएँगे आपको पब्लिक स्पेस में दिख जाएँगे, लेकिन आपको हलालखोर, बक्को, पमरिया, इस तरीके की छोटी-छोटी जातियाँ जो हैं, ये आपको नहीं दिखेंगी। तो इस मानने में भी उस्मान हलालखोर साहब का योगदान है। और दूसरी बात, उस्मान हलालखोर उन लोगों में से है जिसने पसमानदा आंदोलन 90 के दशक में जो पसमानदा आंदोलन उभरा, उसमें उसमें नींव के पत्थर बन के खड़े हुए। हम सिर्फ 3-4 नामों को जानते हैं, अली अनवर, एजाज अली, इस तरीके के 3-4 नाम हैं जो हमारे ज़ुबान पे आते हैं। जबकि ऐसे लोग जो समाज की हाशिए पे थे, इनको भुला दिया गया, खुद आंदोलन ने भी इनको भुला दिया। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे व्यक्ति को याद नहीं करते उस तरीके से, जिस तरीके से हम अली अनवर, एजाज अली और दूसरे पसमादा के बड़े-बड़े नेताओं को याद करते हैं। तो मैं मेरी कोशिश ये है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं ये समझने की कोशिश करूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि वो हाशिए पे ढकेल दिए गए, जबकि उन्होंने इतना ज़्यादा अपना खून-पसीना इस आंदोलन के लिए लगाया। और पसमादा आंदोलन कैसे, पसमादा आंदोलन का वो समग्र दृष्टि नहीं है या उसमें कमी है कि वो अपने ही समाज के भीतर जो अरज़ाल समाज है, जिसको हम बोलते हैं पसमादा तरीन समाज, उसको अपने साथ नहीं मिला पा रही। तो जो गलतियाँ हमारे बड़ों ने की थी, उस गलतियों से सीखते हुए हम इस आंदोलन को कैसे मजबूत कर सकते हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। तो हम मिलते हैं उस्मान हलाल साहब से। सबसे पहले तो मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ, आप कहाँ से हैं? आपने शिक्षा हासिल की कहाँ से की? क्या आपकी जर्नी रही? जी सर। हाँ, सर ये है कि मेरा नाम मोहम्मद उस्मान ही पहले था। और मेरी शिक्षा भागलपुर के बहादुरपुर हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक पास किया और बरबीघा श्री कृष्ण बाबू जो पहले मुख्यमंत्री हुए, पहला मुख्यमंत्री बिहार में हुए, उनके कॉलेज से मैंने ये किया। फिर 74 का आंदोलन आ गया, उस आंदोलन में मैं लग गया, तो उसके बाद से हमारी पढ़ाई रुक गई। और उसके बाद मैं फिर तहरीक से जुड़ गया। मैं 16 साल तक सीपीआई का होल टाइमर रहा, इंदिरा और डांगे के साथ। अच्छा। वो हमारा रहा। उसके बाद मैं छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के साथ भी रहा। उसमें भी हमने गया के महंत के साथ भी मुकाबला किया, टसल किया गरीब लोगों के लिए। उसके बाद जो है इमरजेंसी में मैं हजारीबाग राजनीतिक जेल में 21 दिन के लिए मुझे बंद कर दिया गया। अरे! 21 दिन जी। के बाद हमारी वहां से जेल से मैं जमानत पर आया। उसके बाद आने के बाद आज भी हम जो है सीपीआई 16 साल होने के बाद फिर हमने सीपीआई से को मैंने उसको छोड़ दिया, त्याग पत्र दे दिया उससे। उसके बाद हम जो है बाकी समय में जो है आरजेडी को भी, जदयू को भी, कांग्रेस को भी, सबको मैंने समर्थन करता आया, लेकिन मैं किसी का सदस्य नहीं बना आज तक। और हमारे समर्थन से काफी लोगों को फायदा मिला।
लेकिन जी, जी। मैं अपने जीवन में कभी कोई पद के लिए नहीं कहा है। मुझे उस वक़्त याद है कि जब चीफ मिनिस्टर बिंदु सिंह जो भी बिहार के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उस समय कोल फील्ड इलाके में सीपीआई के साथ था। तो उस समय उन्होंने मुझसे कहा, खुद बिंदु दुबे ने हमसे कहा कि उस्मान साहब आप पटना में रहें और हमारे साथ आप यहाँ रहें। लेकिन मुझे उस वक़्त ये नहीं था, सिर्फ मुझे वो आंदोलन करने का जो टसल था, मैं वही करता रहा। लेकिन मुझे ये एमएलए, एमपी, एमएलसी ये सब मुझे जानकारी नहीं थी। लेकिन बाद में अब हमें जानकारी हुई। तो मैं उस समय भी ये सब चीज़ से बहुत परहेज़ रखा और मैंने वर्ग की लड़ाई लड़ते थे वहाँ, गरीब-अमीर की लड़ाई लड़ते थे। लेकिन जब वहाँ मैंने देखा कि वहाँ भी वही चीज़ होने लगा, आला और अदना की लड़ाई बात होने लगी, तो मैंने उससे त्याग पत्र दे दिया सीपीआई से। और आज मैं बिहार में जो भी काम किया, तो मैंने सबसे पहले बिहार के अंदर में डॉक्टर एम एजाज अली को 1994 से मैंने उनको मदद किया। ये पहले वो शख्स थे कि जिन्होंने अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे थे, वो बैकवर्ड की लड़ाई लड़ रहे थे, मुसलमान बैकवर्ड की लड़ाई लड़ रहे थे, तो हमने उनका भरपूर साथ दिया। उसके बाद 2000 माने 1998 की मैं बात कर रहा हूँ आपको। 4 अक्टूबर 1998 को एक मुस्लिम दलित का सम्मेलन हुआ श्री कृष्णमौर्य हॉल में, डॉक्टर एजाज अली ने करवाया। लेकिन डॉक्टर एजाज अली ने करवाने के बाद उस स्टेज पर मैंने देखा कि जिसके खिलाफ हमने शेख और मलिक के खिलाफ हमारी लड़ाई हो रही थी, और उनको उसने डॉक्टर एजाज अली ने बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा के नाम पर कराया था, दलितों को बुलाया था और उसमें आला दर्जे के लोगों को स्टेज पर बैठाया था। उसी दिन से हमने कसम खा लिया कि अब मैं इनका साथ नहीं दूंगा। उसके बाद हम लोग उसी दिन 4 अक्टूबर 1998 को गांधी मैदान में 4 बिरादरी के लोग वहां बैठे, एक अंसारी बैठे, कुरैशी बैठे, हलालखोर बैठे और आपको ये कह रहा हूं मैं पुमड़िया बैठे, समझे नहीं। तो हम लोग बैठ के वहां ये तय किया कि अब हमको एक दूसरी राजनीति करनी होगी, दूसरा तहरीक चलाना होगा। तो हम लोगों ने उसी वक्त करके 4 अक्टूबर 1998 को गांधी मैदान में 5 आदमी मिलकर हम लोगों ने तय किया, और तय करके 25 अक्टूबर 1998 को हमने एमएलए क्लब हॉल में 150 इंटेलेक्चुअल लोगों की मीटिंग बुलाई। और उसी में ये हम लोगों ने तय कर लिया कि अब हम लोग दूसरे का साथ देते आए हैं, लेकिन अब हम लोग अपनी तहरीक चलाएंगे। उसी वक्त हमने पसमानदा मुस्लिम महाज का नाम रखा और उसमें अली अनवर साहब को मैंने अध्यक्ष बनाया। और उस वक्त से 1998 से लेके जो हमारी लड़ाई चलती रही और सरकार के खिलाफ रही, कांग्रेस, आरजेडी तमाम लोगों को मैंने चिट्ठियां देना शुरू की। और जब ये तहरीक उरूज पर चली, एकदम उरूज पर आया, सारी पार्टियां थर थर कांपने लगी और हम लोगों ने हजारों धरना और प्रदर्शन किया। तो उसका अंजाम यही आया कि 2005 का जब चुनाव आया विधानसभा का, अब फरवरी महीने में रमजान का दिन था, उस वक्त हम लोगों ने आज जदयू को अंदर अंदर समर्थन दिया, लेकिन सरकार नहीं बनी। रामविलास जी 27 सीट लेकर के सरकार नहीं बनने दिया। तो फिर हम लोगों ने अक्टूबर का चुनाव आया, उस अक्टूबर के चुनाव में हमने 6-7 संगठनों के मिल करके एक तय किया कि हम लोग जो है जदयू को समर्थन देंगे, और जदयू को समर्थन देने हम लोगों ने ऐलान कर दिया और जदयू का समर्थन किया। 2% का वोट का इजाफा हुआ और उसकी सरकार बन गई। नीतीश कुमार की सरकार बन गई। नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद उन्होंने एक इंसाफ किया। हम लोग को जो गिरिभांस था, जो हमने हमारे एजेंडा था कि आप पंचायत चुनाव में आरक्षण की बात करें, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी हम 30 दिन भी नहीं होने देंगे, हम आपको आरक्षण लागू करेंगे। उन्होंने अपने वादे पर 28वां दिन उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर के। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई, जिसमें करीब करीब काफी बिरादरियों, एक आध दो बिरादरी को छोड़कर सारी बिरादरियों का उसमें माने वार्ड से लेकर के सदस्यता से लेकर के जिला परिषद तक चुन के अच्छी मात्रा में लोग आए। ये हमारे पसमानदा मुस्लिम महाज बनाने के बाद की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद
तहरीक बढ़ती गई और उस तहरीक का नतीजा हुआ कि जब सरकार बनी तो नीतीश कुमार ने सबसे पहले अली अनवर साहब को राज्यसभा का सदस्य बनाया और मुझे बैक वहां अति पिछड़ा आयोग बना करके मुझे उस कमीशन का पहला मेंबर बनाया। मैं ईमानदारी और वफादारी के साथ नीतीश कुमार का मैंने साथ दिया, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की तब हुई कि जब हमने अली अनवर साहब जब एमपी बने, मैं ये आपको आज पहली बार आप इंटरव्यू में ये राज खोल रहा हूं। ऐसे 2 आदमी को और राज मैंने बताया था। राज ये थी कि जब मुझे अति पिछड़ा आयोग का सदस्य बनाया जा रहा था तो उस वक्त उसमें भी अली अनवर ने मेरे लिए हस्तक्षेप किया, कहा कि भाई उस्मान साहब को नहीं बना करके एक कोई रिटायर किए थे मजिस्ट्रेट से, अंसारी दानापुर के रहने वाले हैं, उनको ये चाहते थे कि वो अध्यक्ष उनका बनाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने यही बात कहा कि नहीं, अध्यक्ष का चुनाव तो हो चुका है, उदय कांत चौधरी अच्छे सीनियर वकील थे वो हाई कोर्ट के, और उनको बनाया गया। उसके बाद फिर उन्होंने यही अली अनवर ने कहा कि नहीं होता है तो उसको मेंबर में डाल दीजिए उस्मान साहब की जगह पर। नीतीश कुमार ने यही कहा कि भाई उस्मान साहब का सिलेक्शन हो चुका है, वो अच्छे हैं। उन्होंने फिर भी यही कहा कि नहीं, ऐसा कीजिए, उस्मान साहब पढ़े लिखे नहीं है। तो उन्होंने एक बात यही कही नीतीश कुमार ने कि क्या वो दस्तखत करना भी नहीं जानते हैं, जबकि मेरा बाई डाटा वहां पड़ा हुआ है कि वो आईए किए हुए हैं पर बीघा कॉलेज से। तब जाकर के मुझे सिलेक्शन हो गया और मैं आयोग का सदस्य बन गया। मुझे दुख इस बात का हुआ कि अली अनवर को मैंने खून और पसीना करके उनको जमीन से आसमान तक लाने का काम किया, लेकिन वो पहली बार जो हमारे साथ इस तरह से किया, मुझे ये समझ में नहीं आया कि जातिवाद उन्होंने क्यों किया। अगर मैं जातिवाद की तरफ रहता तो मैं कभी किसी का अली राजेश मैंने एजाज अली का साथ नहीं देता। आज मैं तहरीक के चलते अंसारी समाज के लिए मैंने ये 74 साल की उम्र में आज भी उसी की भलाई के लगा हूँ। मैं अपने समाज की भलाई के बारे नहीं सोचा। ये हमारा, और आज भी मैं कह रहा हूँ कि आज भी मैं मीटिंग से लौटा हूँ अभी, और आज भी एक नए पार्टी का लॉन्च हुआ है जो आरसीपी सिंह ने लॉन्च किया है, आपका सबका साथ, समझे नहीं। तो हम आज भी अति पिछड़े समाज, अति पिछड़े मुसलमानों की बात करता हूँ, जमात की बात करता हूँ, मैं जात की बात नहीं करता है। हजरात, ये हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है आज के दिन में। मैं लालू जी को घास नहीं दिया, नीतीश जी को घास मैंने नहीं दिया। ईमानदारी और वफादारी से अपनी कुर्सी को 3 साल संभाला, और 3 साल में जो आयोग का रिपोर्ट मैंने बना के दिया, वो अंग्रेजी में रिपोर्ट दिया, हिंदी में बनी और अंग्रेजी में ट्रांसलेट करवाया। जब मैंने नीतीश कुमार को वो आयोग का रिपोर्ट सौंपा तो उन्होंने कहा कि भाई तो आप अंग्रेजी में लिख के लाए हैं। हमने कहा कि भाई अगला रिपोर्ट जो है महादलित आयोग का अंग्रेजी में गया, इसलिए मैंने इसको ट्रांसलेट करवा दिया। उन्होंने देखने के बाद इतने उसमें अच्छे सुझाव थे कि उनको नागवार लगा। उन्होंने कहा कि ये तो रद्दी की टोकरी में फेंकने के लायक है। मैंने कहा कि रद्दी में टोकरी में आप समझ सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से ये अति पिछड़ों के लिए एक संविधान है, एक फिक्र है, उत्थान के लिए मैंने इसको बनाया है। बाहर का नीतीश कुमार ने उस रिपोर्ट को पढ़ा और उस रिपोर्ट में जो टीक लगाने वाले थे वही आरसीपी सिंह थे। उस समय आरसीपी सिंह उनके यहाँ जो है आईएएस से मतलब सलाहकार वही थे। उन्होंने कहा कि उस्मान साहब ने जितनी बातें इसमें लिखी हैं वो अति पिछड़े की भलाई के लिए है। हजरात, मैं इस बात को इसलिए दोहराना चाहता हूँ कि आज वही उन्होंने कहा कि रद्दी में टोकरी कहा उन्होंने मुझसे कि भाई ये बताइए, आपने लिखा है कि अति पिछड़े मुसलमानों की आबादी माने अति पिछड़ों की आबादी 45% है। नीतीश कुमार मौखिक में भाषण देते थे कि अति पिछड़ों की आबादी 36% है। तो हमने कहा कि 36 में और 10% मुसलमानों को भी जोड़ दीजिएगा तो 45% हो जाएगा। मानना ना मानना आपका काम है, मेरा काम सुझाव देना था। मैंने सुझाव दिया, कहा यहाँ तो 20% है। और उन्होंने अति पिछड़ा मैंने जो पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन दिया 20% के नाम से दिया उन्होंने। हमने 25 मांगा था, उन्होंने 20% दिया। 20% में भी 2.5% कटौती कर लिया, 17.5% ही उन्होंने पंचायत चुनाव में आरक्षण दिया। बाकी आज भी आरक्षण वो अपने पास रखे हुए हैं। अब किसके लिए रखे हुए ये मैं नहीं कह सकता हूँ। तो मैं 3 साल अति पिछड़े का कल्याण के लिए जो मैंने रिपोर्ट बनाया
मैंने उसे रिपोर्ट सबमिट किया और आज धीरे धीरे नीतीश कुमार आज भी उसी रिपोर्ट में एक एक चीज निकाल के अति पिछड़े के लिए काम में वो कर रहे हैं जनाब। आज मैं तो इस उम्र में आ गया हूं, लेकिन फिर भी मैं आज अति पिछड़े समाज के लिए प्रतिबद्ध हूं और आज भी मैंने वादा किया है कि अति पिछड़े समाज के लिए। लेकिन सबसे दुख इस बात का होता है कि बिहार में अति पिछड़े मुसलमानों की आबादी करीब करीब 2.25 करोड़ है और 27 लाख की आबादी करीब पिछड़ा जाति मुसलमानों का है, और अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 2 करोड़ की आबादी होती है। 2 करोड़ की आबादी में एक मोटा मोटी समझ लीजिए कि 47 लाख अंसारियों की आबादी है, कम से कम 47 लाख आबादियों के अंसारी के है, और मंसूरी रैन कोरेच किसी को 13 लाख है, किसी को 15 लाख है, किसी को कुछ है, समझिए नहीं। लेकिन इतनी बड़ी आबादी रखने के बाद भी आज 2010 से उसका सत्ता में एक भी विधायक नहीं है। 2010 से मैं कह रहा हूँ, एक भी विधायक नहीं है। आज हमारे यहाँ 19 असेंबली में विधायक हैं, जिसमें 18 विधायक जो हैं वो अपर कास्ट से हैं। एक विधायक जो है वो मंसूरी इसराइल मंसूरी साहब है, जो मंसूरी समाज से आते हैं, दुनिया समाज से आते हैं। मैं ये है, और जो मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, जो सच्चाई है, अली अनवर साहब को तो एक वो एमएलए बनने की एमएलसी बनने की भी ख्वाहिश थी, लेकिन एमएलसी से बढ़ के उन्होंने राज्यसभा का वो उनको दे दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है, मांगे है नहीं, मांगे वो रिवॉल्वर मिल गया उनको, तो है तो बहुत बड़ी बात हुई है। ये राज्यसभा भी गए जाने के बाद इन्होंने जिस समाज से गया, जिस तहरीक से गए, उस तहरीक को इन्होंने नकारते चला गए। वो कभी इस संगठन की तरफ दोबारा लौट नहीं रहे थे। 1.5 साल के बाद हमने उनको अब उनकी आवाज पे घेरा। हम कहा कि वजह बताइए कि आप 1.5 साल से आप किनारे किनारे क्यों हो रहे हैं, 1.5 साल से कोई मीटिंग नहीं हुई, आप खाली घूमने ही में लगे हुए हैं। तो उन्होंने एक जवाब दिया कि मुझे पूरे देश को देखना है। हमका पहले बिहार ही नहीं ठीक हुआ था, पूरे देश को आप क्या देख रहे हैं। एक काम कीजिए, आप अपने माननीय मुख्यमंत्री से मिलिए, डेलीगेट्स मिलता हूं, और आप दिल्ली को देखिए, बाकी बिहार के लोगों को कहिए कि इन लोग से आप संपर्क करके रहिए, ये आपको यहाँ पार्टी को मजबूत करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और ऐसा नहीं करने की वजह ये हुई कि जो कयूम अंसारी के नाम पर हम लोग सालाना प्रोग्राम करते थे, वो प्रोग्राम भी उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए कि वो प्रोग्राम जो भी होता था समाज के डोनेशन से होता था। लेकिन एमपी बनने के बाद इनकी कभी ख्वाहिश नहीं हुई कि हम जो है कयूम अंसारी के नाम पर हमको लोगों ने जोड़ दिया। कयूम अंसारी को 25 साल तक लोगों ने मरने के बाद कोई नाम लेवा नहीं था, लेकिन हम लोगों ने उनको खड़ा किया और कंधे पे लेकर जुलूस तजिए की तरह घुमाया कयूम अंसारी को, और कयूम अंसारी को खड़ा करके हमने न दूसरा अली अनवर को कयूम अंसारी मान के किया। लेकिन वो धीरे धीरे अपने समाज से कट गए, और फिर वही हुआ कि एमपी का इनको फंड मिलने लगा, ये बड़े बड़े ठेकेदारों की तरफ चले गए, ठेकेदारी को देखने लगे ये लोग, और कभी दिल्ली कभी कहाँ यही घूमने का इनका कार्यक्रम रहा। और बिहार के जो पसमानदा समाज है उसकी तरफ इनका धीरे धीरे रुझान खत्म हो गया। आज 6 साल के बाद जब उनको फिर सरजमीन पर वापस आना पड़ा, तो अब ये वो हो गया कि एक अनार है 100 बीमार हो गए। नीतीश कुमार को ये लगा कि भाई एक अनार है या 100 बीमार है, माने काफी लोग हो गए कि हमें भेजा जाए, हमें भेजा जाए। इनको अब नीतीश कुमार को ये लगा कि अगर मैं दूसरे को भेजता हूं तो बड़ी बड़ी बात हो जाती है, क्यों नहीं हम पुराने ही को सबको कर दिया उन्होंने। फिर से इनको 6 साल के लिए कर दिया, राज्यसभा चलेगा ये। लेकिन 6 साल और 6 साल 12 साल होने के बाद में इन्होंने अंसारी समाज को नहीं खड़ा कर सका। आज के दौर में आज उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं कि 2023 को रविंद्र भवन हॉल में 30 जून को उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी। कयूम अंसारी के माने पैदाइश के एक दिन पहले, 1 तारीख को होता है 1 जुलाई को, इन्होंने 30 जून को मनाया। 1000 हॉल की कैपेसिटी में मात्र 125 लोग आए। ये बहुत तकलीफ की बात है कि 12 साल का एमपी का ये हाल है। जब एमपी नहीं था तो एक बुलाने से 1000 लोग जुटते थे।
फिर उसी तरह से अबर 24 की बात कर रहा, 24 जून की, 30 जून की बात मैं कर रहा हूं, इन्होंने एक आपका जगजीवन राम स्टेडियम है, वहां हॉल है, उसमें उन्होंने फिर मीटिंग बुलाई है 30 जून को, और 30 जून को 300 की कैपेसिटी वाला हॉल में सिर्फ 89 आदमी आए। मैं ये जानना है उनसे, मुझे अफसोस लगा कि इतने ठेकेदार पैदा किए थे, गरेगा का ठेकेदार 10-10 को आदमी भेज देता तो कितने आदमी हो जाते। लेकिन आज ये लगा कि इस समाज के जितने लोगों को पार्टियों ने टिकट दे दे करके या जैसे भी अच्छी अच्छी जगह दिया, सारे लोगों ने अपने समाज को धोखा दिया। इधर अंसारीवाद का भी एक पूंजीवाद अंसारी है, एक बिना पूंजीवाद का। ये मैं इसका अंतर एक बता रहा हूं। जब मैं आयोग का सदस्य का मेरा आखिरी 3 साल पूर्ण रहा था, तो इन्होंने साजिश करके नीतीश कुमार को उल्टे से समझा करके और उनके आरसीपी को समझा करके हमारा टर्म के जब पूरा जिस दिन हुआ उसमें उन्होंने क्या किया, एक रफीकुर रहमान अंसारी हैं, वो लैंड का काम करते हैं, उन्होंने उनको जमीन खरीदवाया, सब कुछ खरीदाया, उनके जो फंड है उनका इस्तेमाल वही करता था, उनको उन्होंने अति पिछड़ा आयोग का मेंबर बनवा दिया। जबकि एक मुख्तार अंसारी है, लड़ाकू आदमी है, उन्होंने इस तहरीक में काफी धन और मन और तन लगाया। मुझे आशा उम्मीद थी कि ये आदमी आज भी अली अनवर का साथ ही है, उसका आज भी फॉलोवर है, आज भी वो कर रहा है। लेकिन इन्होंने उसको नहीं बना करके एक पूंजीपति, अच्छे पैसे वाले, अच्छे मकान वाले, अच्छा लैंड बिजनेस करने वाले को इन्होंने उस जगह पे बनाया। तो ये गरीब परवर भी नहीं है, ये तो मतलब परस्त आदमी है। जो मैं सच्चाई आपको दे रहा हूँ, खुदा को हाजिर नाजिर रख के मैं कह रहा हूँ इस बात को। मुझे आज भी खलता है, आज भी बात होती है हमको कि हमें अफसोस लगता है कि वैसे व्यक्ति को अगर मौका देना चाहिए तो। बाहर का है, अब आप दूसरा और भी पूछ सकते हैं। सर ये जानना बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि आपका अपना अनुभव 40 साल का अनुभव है आपका, तो उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि आंदोलन में कैसे रहा। क्या हमसे कई सवाल करते हैं कि आपका आंदोलन अगर 1998 से शुरू हो गया या एजाज अली के वक्त से ही शुरू हो गया था, तो जमीन पर क्यों समझाना पड़ रहा है कि पसमानदा कौन है, या अभी तक समझाने की नौबत क्यों है? और जिस तरह दलित आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने दलित पहचान एक महत्वपूर्ण पहचान बनी, वैसे पसमानदा आंदोलन एक महत्वपूर्ण पहचान क्यों नहीं बन पा रही है? ये सवाल हमसे पूछा जाता है, यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा था। मैं बता रहा हूँ इसको। आज के दौर में पसमानदा की जब बात कीजिएगा तो पसमानदा का मतलब अंसारी लोग समझता है, बाकी 26 बिरादरी से कट जाती है। जबकि पसमानदा एक भेग है, पसमानदा का मतलब होता है एक सामूहिक चीज है ना, नहीं जात नहीं है, जमात है। लेकिन उसमें वर्चस्व इन्हीं लोग का रहा। अब बराबर वो सिर्फ अंसारिया की बात उठाते रहते हैं, तो जाकर के इसी में लोग कहते हैं कि पसमानदा मिस अंसारी। तो इसीलिए आज के दौर में समझाना पड़ता है कि पसमानदा का मतलब क्या होता है, जबकि इसमें 12 आना 15 आना अंसारी बिरादरी आगे रखते हैं। अब अंसारी बिरादरी के बाद ही ज्यादा लोग जाते हैं, ज्यादा उसी समाज में जाते हैं, जबकि ये 26 जातियां इनसे अलहदा है। और आज के दिन में पसमानदा का नाम यहाँ जो है सुनना नहीं चाहता लोग बिहार के अंदर में। मैं ये बता रहा हूँ, साफ बात बता रहा हूँ। एक जगह बीच में अभी प्रधानमंत्री ने बीच में एक बनाया कि पसमानदा की बात कहा, फिर जो है लाल किले से पसमानदा की बात को कहा। अब उसके बाद पसमानदा की हालात को जानने के लिए उन्होंने कमेटी भी बना दी। अभी फिलहाल में वो यहाँ 23 तारीख को, अगला महीना 23 तारीख को वो आपका बालाकृष्ण आयोग आई हुई थी, यहाँ टीम आई हुई थी। उसमें भी अब पसमानदा उसमें ये सवाल था कि जो समाज हाशिए पर है या जो समाज शेड्यूल कास्ट का काउंटर पार्ट है, उनको शेड्यूल कास्ट में शामिल होना चाहते हैं, वो आवेदन करेंगे। तो भाई उसमें भी अंसारी आगे कहते हैं कि हम जुलाहे हैं, हम भी कमजोर हैं, हमको भी शेड्यूल कास्ट में शामिल कर दिया जाए। एक तरफ
1 लाख या 1.5 लाख की एक बने हमारे यहाँ मोटा मोटी मान लीजिए एक से 1.5 लाख होगा जो मुसलमान है, जो शेड्यूल कास्ट का काउंटर पार्ट है, जैसे लालखोर है, भंगे है, नट है, पमड़िया है नहीं, या मुस्लिम धोबी है। अगर इसको मिलाया जाए 1 लाख भी नहीं पुर रहा ये, समझे ना। तो आप बताइए कि 1 लाख वाले को शेड्यूल कास्ट में डालेगा कि 40 लाख वाले को डालेगा? ये पूरे देश की बात है। तो इसको लेकर यहाँ भी टांग अड़ाते हैं कि फलाना स्टेट में, अली अनवर का बयान है कि फलाना स्टेट में ये जुलाहे हैं शेड्यूल कास्ट में है, तो इनको भी यहाँ शेड्यूल कास्ट में किया जाए। वो लोग भी उसमें आए थे। मेरा ये कहना कि आपको तो फेवर करना चाहिए कि नहीं, दलित मुसलमानों में कम से कम सीधा काउंटर में नजर आता है तो कौन ऐसा राज्य है जहाँ की धोबी नहीं मुस्लिम है, जहाँ ये हलालखोर समाज जो भंगी का काम करता, जो नाली साफ काम करता, सफाई का काम करता, कहाँ नहीं है, जिसकी संख्या भी कम है। लेकिन इसकी वकालत ये नहीं करते हैं। वकालत ये करते हैं कि जुलाहे फलाने राज्य में शेड्यूल कास्ट में है, इसलिए इसको यहाँ शेड्यूल कास्ट में किया जाए। ये भी एक बात होता है। इसीलिए लोग आज पसमानदा से नफरत करते हैं। पसमानदा के बारे, पसमानदा का मतलब ये होता है कि जो सबसे पीछे छूट गया हुआ उसको आगे लाना है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि जो समाज सबसे पीछे है, गरीब है, उसके लिए तुम लोग सोचो, उसके लिए भलाई का काम करो। वक्त की संपत्ति अगर किसी के पास है, खैरात देना तो इसी समाज के लोग को दो जो उसको उठाओ बढ़ाओ। तो कभी ये इन्होंने रोजी रोटी के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, नौकरी के सवाल पर, शेड्यूल कास्ट के सवाल पर पहले बोले और सत्ता में गए तो वो भूल गए। तो इसी को लेकर के हम लोगों ने पसमानदा की बात को छोड़ दिया। मुझे तो खुशी इस बात को हुई कि प्रधानमंत्री ने इतनी बात तो समझ गई। प्रधानमंत्री ने जो सोच करके समाज कहा कि जो शेड्यूल कास्ट में शामिल होना है, जिनको लेना है वो आवेदन करे। हम लोगों ने आवेदन दे दिया वहां जाकर के। तो इस बात को भी हमें समझने की जरूरत है। और हम पसमानदा की मुखालफत में आज इसलिए है कि पसमानदा मीन्स बिहार में कहेगा अली अनवर, पसमानदा नाम देने वाला, कोई नाम का पैदा करने वाले हम लोग, खड़ा करने वाले हम लोग, लेकिन अली अनवर उनके मालिक कहलाते हैं कि हम ही पसमानदा का इजाद किया है। इजाद करने वाला सिवान का आदमी ने बताया हम लोगों को कि पसमानदा का मतलब ये था पसमानदा रखा जाए। हम लोगों ने पसमानदा रखा और पसमानदा के इतना उरूज पर यहाँ बिहार में आया कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है। लेकिन आज तक पसमानदा के नाम पर उत्तर प्रदेश में भी एक को भी आगे बढ़ने इन्होंने नहीं दिया। अगर वो चाहते पसमानदा की आवाज को और बुलंद करते। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उत्तर प्रदेश के लोगों का कि जो उन्होंने पसमानदा की आवाज को उठाया और रजिस्ट्रेशन करा करके आज अपनी मांग को लेकर चलते हैं। मैं यूपी के तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि सबसे पहली लड़ाई है कि आप जो है पिछड़े मुसलमान जो शेड्यूल कास्ट काउंटर पार्ट है, जैसे 3-4 लोगों का नाम गिराया, उसी में भारत सरकार उनको शेड्यूल कास्ट में शामिल कर लेगा। तो अगर 10 गो एमपी वहां जाएगा तो मुसलमान ने कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो आज भी हमारे यहाँ ये चीज है। हम इसे चाहते हैं कि आप लोग वहां जो बनाया है इसको उसके साथ ले चले और पसमानदा को एक आंदोलन को तेज करे वहाँ। जी जी सर, उस्मान सर, आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत ही आप बेबाक तरीके से बात कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि आप इस तरीके से बात कर रहे हैं कि बहुत साफ साफ बता रहे हैं कि कौन आरोपी है, क्या बात। देखिए, ये एक बात है और उसमें ये कि ये जब 341 की बात चलती है तो दो बातें जोड़ देते हैं। एक तो सब अपनी जाति को उसमें घुसाना चाहते हैं, अंसारी, राइन, जो भी और भी जातियां हैं, ठीक है। तो उससे एक डर पैदा होता है। जो दलित समाज है वो कहता है ये पूरा मुसलमानों घुस जाएगा इसमें, तो हमारी सीट क्या बचेगी। तो ये हम बहुत स्पष्ट कर दे, पसमानदा डेमोक्रेसी इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि हम सिर्फ मुस्लिम दलित जाति जो काउंटर पार्ट है हिंदू दलित का, बस उन जातियों को ही 341 में आने का समर्थन करते हैं जो मुस्लिम से 1% भी नहीं है। हमारे मुस्लिम समाज के हम अंसारी को और जो इतनी मजबूत जातियां हैं, राइन को, कुरैशी को, इन लोगों को इस 341 में शामिल करने के खिलाफ है। दूसरी बात धर्म परिवर्तन से जुड़ती है। तो खैर ये बात कहीं और, बहस कहीं और चली जाएगी। तो मैं इस पे, हम लोग ऑलरेडी बहुत बात करते रहते हैं, तो इस पे भी मैं एक छोटी लाइन बोल दूं कि धर्म परिवर्तन
से कोई हमारा मुद्दा नहीं है। अगर धर्म परिवर्तन के खिलाफ सरकार कानून लाकर 341 में दलित मुसलमानों को डालना चाह रही है, हम उसके भी साथ हैं।